हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियाँ। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी। तो फिलहाल हम सीधे चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी का मेन सेंट्रल कैरेक्टर है पेरिस ली बेनेट। उसका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1993 को और उसकी माँ का नाम था चैरिटी ली। अब इस चैरिटी ली का यानी कि पेरिस की माँ का इस कहानी में आगे जाकर एक बहुत बड़ा रोल है। तो पहले हम इसकी माँ चैरिटी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चैरिटी का जन्म हुआ था जॉर्जिया में। उसके पेरेंट्स का नाम था बॉबी बेनेट और कायला बेनेट। इसके पिता बॉबी बेनेट एक बहुत ही रिच व्यक्ति थे। उनकी एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रकिंग कंपनी थी। वो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और वो एक बहुत बड़े बंगले में रहा करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लोग काफ़ी रिच थे, तो उनको कभी भी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हुई। लेकिन उसके बाद ट्रेजिकली एक दिन ऐसा भी आया जब चैरिटी सिर्फ 6 इयर्स ओल्ड थी और उसके पिता का मर्डर हो गया। इस दिन के बाद जो चैरिटी थी उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद उसको एक स्टेबल बचपन नहीं मिला, एक स्टेबल ज़िंदगी नहीं मिली। उसकी माँ ने अपने पति के गुजर जाने के बाद कम से कम 7 और 8 टाइम्स फिर से शादियाँ की, यानी कि 7-8 शादियाँ उनकी टोटल हुई। ये जो चैरिटी की मदर थी जिसका नाम था कायला, वो अपनी बेटी चैरिटी के प्रति बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। उसको अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। इनके संबंध कभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो चैरिटी थी वो अपने स्कूल की एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, एक हाई अचीवर थी। यहाँ तक कि उसने कम उम्र में ही अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लिया, यानी कि एक छोटी उम्र में ही उसने अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया। लेकिन अब उसके साथ कुछ चीज़ें गलत होने लगी, जैसे कि जब वो केवल 17 ईयर्स की थी उससे पहले ही उसको हेरोइन की लत लग गई। वो उसकी एडिक्टेड बन चुकी थी। और जब वो केवल 17 ईयर्स की थी तब उसकी माँ कायला ने चैरिटी को अपने घर से निकाल दिया। घर से निकालते समय उसने चैरिटी को $100 दिए और कहा कि ये तुम्हारे $100 हैं, इससे या तो अपनी ज़िंदगी बदल लो और या फिर इन $100 से और ज़्यादा ड्रग्स खरीदो और उसके बाद किसी एक जगह को ढूंढकर वहाँ पर शांति से जाकर मर जाओ। यानी कि उसकी माँ ने उसे सलाह दी ड्रग्स का ओवरडोज करने की, ताकि उसकी मौत हो जाए। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये जो कायला थी ये किस तरह की माँ थी। इसको अपनी बेटी की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था। इसने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। उसके बाद जो चैरिटी थी, जब वो घर से बाहर आई तो उसको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन था। लेकिन किसी तरह से उसको एक हाफ वे हाउस में जगह मिल गई। हाफ वे हाउस एक इस तरह की जगह होती है जिसमें जो लोग ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं या फिर डिप्रेशन के शिकार होते हैं या फिर किसी भी नशे का शिकार होते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर शरण दी जाती है, उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। तो अब चैरिटी इस हाफ वे हाउस में रह रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको डीप डिप्रेशन था। वो एडिक्ट थी हीरोइन की, उसके पास कोई पैसा नहीं था ड्रग्स वगैरह खरीदने के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। अब उसने अपने आप से एक डील की। उसने सोचा कि अगर वो 3 मंथ्स तक इन सारी चीज़ों से उबर नहीं पाई तो वो 3 मंथ्स के बाद ड्रग्स का ओवरडोज लेगी और उसके बाद अपनी जान ले लेगी। लेकिन 3 मंथ्स के बाद अब चैरिटी के साथ एक चमत्कार हुआ। 3 मंथ्स के बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उस समय उसके पेट में जो बच्चा था, बाद में उसी का नाम आगे चलकर उसने पेरिस रखा। और जब उसे पता चला कि पेरिस उसके पेट में है, उसके बाद से हर चीज़ उसके लिए अब बदलने वाली थी। अब वो अपनी केयर करने लगी। उसने नशा वगैरह पूरी तरह से छोड़ दिया। और बाद में जब पेरिस का जन्म हुआ तो उसकी ज़िंदगी अब वाकई में बदल गई। वो पेरिस को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब उसको अपना बच्चा ही सब कुछ अपना लगने लगा। वो उसकी ज़िंदगी का सेंटर था। अब वो उसके लिए सब कुछ करना चाहती थी। जो पेरिस का पिता था, यानी कि जो चैरिटी का बॉयफ्रेंड था, वो ज़्यादा दिन तक इन लोगों के साथ नहीं रहा। वो इनको छोड़कर चला गया। सिर्फ चैरिटी थी जो पेरिस की अब देखभाल कर रही थी और पेरिस अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब चैरिटी ने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। उसकी इस तरह की हॉबीज़ थी जिनको उसने धीरे धीरे एक्सेल कर लिया। जब वो सिर्फ 3 इयर्स ओल्ड था तब उसने ड्राइंग करना शुरू किया और बहुत ही अच्छी ड्राइंग करता है। वो आज तक जो ड्राइंग्स बनाता है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। इसके अलावा जो पेरिस था वो काफ़ी गिफ्टेड चाइल्ड था। वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड था। अब ये मैं सिर्फ बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, उसका जो आईक्यू था वो 141 था, यानी 141 था। और इस तरह से वो एक जीनियस था अपने आईक्यू के हिसाब से। और एक साइड नोट के तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह का जो आईक्यू होता है वो पूरी जो दुनिया की पॉपुलेशन है उनमें से 1% से भी कम लोगों का होता है। तो
इस तरह का उसका आईक्यू था, इस तरह की उसकी इंटेलिजेंस थी। यहाँ तक कि जो पेरिस के टीचर्स थे उन्होंने बाद में बताया कि पेरिस आज तक का उनका सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। अब धीरे धीरे थोड़ा समय और बीता। चैरिटी और पेरिस घर में अकेले ही थे, दोनों माँ बेटा ही रहा करते थे। इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। पेरिस धीरे धीरे 8 ईयर्स का हुआ और उसके बाद चैरिटी का जो उस समय का बॉयफ्रेंड था उससे वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। और जब पेरिस को ये बात पता चली तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था इस खबर को सुनकर। जब भी चैरिटी की प्रेगनेंसी की बातचीत चलती थी उस घर में, तब पेरिस उठता था, वो रूम से उठकर वहाँ से चला जाता था। वो कभी भी अपनी माँ की जो बेली थी, जो बेबी बेली थी, उससे कभी भी इंटरेक्ट वगैरह नहीं करता था, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। वो इस प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था। और ये कोई बहुत ज़्यादा अनकॉमन चीज़ भी नहीं है। जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होते हैं कई बार उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है देखकर कि हमारा दूसरा भाई बहन आने वाला है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो एडजस्ट कर जाते हैं। धीरे धीरे हो सकता है उन्हें उस बच्चे से प्यार भी हो जाए, लेकिन कई बार पेरेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। अब चैरिटी को ये सब देख देख कर घबराहट होने लगी थी। उसे लग रहा था कि पेरिस पता नहीं इस बच्चे के जन्म के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा। फिर 12 अप्रैल 2002 को पेरिस की बहन एला का जन्म हुआ। और जब एला का जन्म हुआ उसके बाद से सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। जिस तरह से एक लाइट का बल्ब अचानक से आप स्विच जलाते तो जल जाता है, उसी तरह से जो पेरिस था जब उसने अपनी बहन को देखा वो पूरी तरह से अपनी बहन के प्यार में पड़ गया। वो पूरी तरह से एक बड़े भाई के रोल में आ गया और पेरिस अपनी बहन से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्लोज होता जा रहा था। इधर एला का जो फादर था, यानी कि उस समय जो चैरिटी का बॉयफ्रेंड था, वो भी इनके साथ ही रहता था, लेकिन बाद में वो भी इन तीनों को छोड़कर चला गया। और तब पेरिस एक तरह से एला के फादर का रोल भी अदा करने लगा। वो हमेशा एला की बहुत ज़्यादा केयर करता था। इधर अब एला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी एक खुद की बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी। वो थोड़ी बॉसी थी, उसके अपने ओपिनियन होते थे जिस पे वो कायम होती थी। साथ ही वो थोड़ी सी नक्शेबाज भी थी। वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा अपने इशारों पर नचाती थी और वो पेरिस को हमेशा डोमिनेट करती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि पेरिस को वो परेशान करती थी। वो अपने भाई की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, उसको अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार था। और साथ ही पेरिस को भी एला से बहुत ज़्यादा प्यार था। हर समय वो साथ में खेलते थे, इन्हें कोई और दोस्त की ज़रूरत नहीं थी। पेरिस को भी कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपनी बहन के साथ खेल रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। पेरिस ही हमेशा डिसाइड करता था कि एला किस दिन कौन सा आउटफिट पहनेगी। एक तरह से उसका फैशन कंसल्टेंट भी बन चुका था। साथ ही लोग जो इनको देखते थे वो कहते थे कि कितना अच्छा रिलेशनशिप है इन भाई बहन में, हमने कभी भी इतना ज़्यादा भाई बहन में प्यार नहीं देखा। इस तरह से इन तीनों की लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट चल रही थी। लेकिन अगर इनकी लाइफ इतनी परफेक्ट चलती तो शायद आज मैं ये कहानी नहीं बना रही होती। अब यहाँ पर सब कुछ चेंज होने वाला था और ये चेंजेस तब से आने शुरू हुए जब पेरिस 11 ईयर्स ओल्ड हो चुका था। उस समय जो इसकी माँ थी चैरिटी, उसने दोबारा से ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो फिर से ड्रग्स की एडिक्ट बनती चली गई। हालांकि इतने सालों में जब से पेरिस पैदा हुआ था तब से उसने ड्रग्स नहीं लिए थे, वो क्लीन थी। लेकिन अब उसने दोबारा से ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दिया था। और जब पेरिस को ये चीज़ महसूस हुई तब उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। उसे पता था कि उसकी लाइफ कितनी मुश्किल से एक ढर्रे पर आई है, पटरी पर आई है, और अब धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद होता जा रहा था। ये ड्रग्स वगैरह चैरिटी इसलिए ले रही थी क्योंकि उसका बिजनेस थोड़ा सा अब गड़बड़ चलने लगा था। उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगी थी। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अब कोकेन लेना शुरू कर दिया था। ये 6 मंथ्स तक ये ड्रग्स वगैरह लेती रही। उसके बाद उसने दोबारा से सारे ड्रग्स छोड़ दिए, वो फिर से क्लीन हो गई। लेकिन पेरिस को ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ ने उसको धोखा दिया है और अपनी माँ का इस तरह का बिहेवियर उसको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। अब यहाँ से पेरिस का बिहेवियर काफ़ी हद तक बदल गया। अब उसको अपनी माँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। साथ ही इस समय शायद वो अपनी माँ से हेट भी करने लगा था। अपनी हेट को वो अपनी माँ के सामने एक्सप्रेस भी करता था कई बार, और कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा भी उसके व्यवहार में झलकता था। अब जब चैरिटी ने 6 मंथ्स के बाद ड्रग्स छोड़ दिए थे तो उसके बाद इसने काफ़ी जगहों पर मूव किया। इन्होंने अमेरिका में उस समय कई जगह यात्रा की। लेकिन फाइनली ये जो चैरिटी थी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास चली गई, जिसका जिक्र मैंने आपसे शुरू में किया, कायला, जिसने अपनी बेटी को $100 देकर घर से निकाल दिया था। फिलहाल ये लोग सारे लोग आपस में कांटेक्ट में थे और इसने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। इसकी जो माँ थी, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके पिता काफ़ी रिच थे, तो वो एक बड़े से बंगले में रहते थे। तो उसी बड़े से बंगले में ये अपने बच्चों को लेकर चली गई।
लेकिन यहाँ पर ये लोग जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहे उससे भी सिचुएशन कुछ बेटर नहीं हुई, बल्कि इनके रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होते चले गए। यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो पूरा टॉक्सिक हो चुका था। लोग समझ रहे थे कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, चारों के बीच में हमेशा टेंशन रहती थी। हालांकि एला तो बहुत छोटी थी, उसको ये सब कुछ समझ में नहीं आता था। इस समय पेरिस बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगा था और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ जिसने सबको डरा दिया। और ये तब हुआ जबकि पेरिस और एला साथ में खेल रहे थे। जब ये लोग साथ में खेल रहे थे तब पेरिस ने एला का एक टॉय तोड़ दिया। पता नहीं ये टॉय उससे गलती से टूट गया है, उसने जानबूझकर तोड़ा। लेकिन अपने टूटे हुए टॉय को देखकर जो एला थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। वो पेरिस को पनिश करने लगी, उसको सज़ा देने लगी, वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। और तभी अचानक पेरिस गया और किचन से एक चाकू उठा कर लाया। अब इस किचन नाइफ को लेकर ये सबको डराने लगा, उसको लहराने लगा और बाद में उस चाकू के साथ ही ये घर से बाहर भाग गया। अब ये देखकर जो चैरिटी और कायला थे ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। ये भागकर पेरिस के पीछे गए, लेकिन जब ये इसके पीछे गए तब पेरिस ने इनके ऊपर भी चाकू तानना शुरू कर दिया और इधर उधर भागने लगा। फिर किसी तरह से कायला और चैरिटी ने पेरिस को पकड़ा, उसको ज़मीन पर पिन किया, उसके बाद उसके हाथ से नाइफ छीना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि 11 ईयर्स ओल्ड एक लड़का इस तरह का बिहेवियर शो कर सकता है। वो समझ गए थे कि किसी बच्चे के लिए ये जो व्यवहार है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसके बाद ये पेरिस को लेकर एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल गए। वहाँ पर डॉक्टर ने इसे चेक किया, पेरिस से बातचीत की और वहाँ पर पेरिस को एडमिट कर लिया गया। वहाँ पर पेरिस करीब 1 वीक तक रहा। 1 वीक के बाद चैरिटी गई, वहाँ से उसे डिस्चार्ज करके घर में लेकर आई। जब वो पेरिस को लेने के लिए हॉस्पिटल गई थी तो हॉस्पिटल ने इसे पेरिस के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया, इसे कोई भी रिपोर्ट वगैरह नहीं दी गई। लेकिन बाद में एक फ़ाइल मिली जो कि पेरिस की फ़ाइल थी, जो कि शायद इन लोगों को कभी भी हैंड ओवर नहीं की गई। इसमें लिखा था कि जो पेरिस है वो शूटिंग के प्रति यानी गोली चलाने के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, साथ ही उसको मर्डर करना भी अच्छा लगता है, ऐसी बातें उसने डॉक्टर से कहा। साथ ही उसकी होमिसाइडल और सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, यानी कि उसे किलिंग करना पसंद है, ये उसने कहा। लेकिन अभी तक उसने किसी का मर्डर किया नहीं था, लेकिन वो होमिसाइडल था यानी कि किसी का मर्डर कर सकता था और साथ ही वो सुसाइड भी कर सकता था। अब ये जो सारी चीज़ें थीं ये फ़िलहाल इसकी माँ को और इसकी ग्रैंड माँ को पता नहीं थी। अब पेरिस घर आ चुका था, लेकिन इन सबकी रिलेशनशिप आपस में बहुत ज़्यादा तनाव भरी थी। ये जो सिचुएशन था नाइफ का, इसने सबको डरा दिया था। लेकिन अब जो पेरिस का बिहेवियर था वो थोड़ा सा बदलने लगा था। कई बार वो अपना सर दीवारों पर मारता रहता था, इतनी देर तक और इतनी ज़ोर से वो अपना सर दीवारों पर मारता था कि उसके सिर से खून आने लगता था और तब जाकर वो रुकता था। तो उसके ये जो एग्रेसिव गेस्चर थे, ये जो थ्रेटनिंग मूव्स थे, इससे हर कोई परेशान रहने लगा। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और एक फुटेज जब मैंने इसकी पेरिस की एला के साथ देखी जिसमें वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग बिहेवियर कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये व्यवहार किसी बच्चे के लिए बहुत अजीब था। हालांकि ऐसा बच्चे आपस में साथ में खेलते हुए करते हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि इस स्टोरी में क्या हुआ था, उस हिसाब से ये जो फुटेज है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। तो अब हम चलते हैं 2007 की तरफ। इस समय तक जो पेरिस था वो 13 ईयर्स ओल्ड हो चुका था। उसकी बहन एला 4 ईयर्स ओल्ड थी और इधर उधर काफ़ी समय तक मूव करने के बाद फाइनली इसकी माँ ने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया था और ये लोग एबिलीन टेक्सास में आकर सेटल हो गए थे। ये जो इनका नया टाउन था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चेज़ हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग हैं। और यहीं पर आज के केस के ट्रेजिक इवेंट्स अब घटने वाले थे। 4 फरवरी 2007 की बात है। ये एक वीकेंड था, लेकिन इनकी जो माँ थी चैरिटी, उसकी छुट्टी नहीं थी। वो उस दिन देर तक काम करने वाली थी क्योंकि वो एक बार में काम करती थी। इधर पेरिस और एला ये दोनों घर पर थे। इनके घर में एक नैनी भी थी, यानी कि जो दोनों बच्चों की देख रेख करती थी जब इनकी माँ काम करती थी, तो वो नैनी भी इनके साथ ही थी। तो नैनी ही इस समय इन बच्चों की देखभाल कर रही थी। उस दिन इन तीनों ने, यानी कि नैनी ने, एला ने और पेरिस ने एक मूवी देखी जिसका नाम था एलिस इन वंडरलैंड। फिर मूवी देखने के बाद नैनी ने एला को उसके बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। पेरिस अपने रूम में चला गया होमवर्क करने के लिए और धीरे धीरे रात के 10 बज गए। अब पेरिस नैनी के पास गया, उसे कन्विंस किया कि तुम चली जाओ, अब मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा, एला तो सो गई है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो जो नैनी थी उसने पेरिस की बात मान ली। हो सकता है कि वो जल्दी चली जाती हो रात में, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन नैनी उसकी बात मानकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई।
वैसे तो उसकी माँ का उससे वेट करना चाहिए था कि जब वो आएगी तब मैं जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेरिस ने उसे कन्विंस कर लिया वहाँ से जाने के लिए। अब जैसे ही नैनीज घर से बाहर निकली वहाँ से जाने के लिए, तुरंत ही जो पेरिस था वो किचन में गया। वहाँ से उसने किचन नाइफ उठाया और उसके बाद वो एला के रूम में पहुँचा। एला उस समय अपने रूम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सो रही थी और सोती हुई एला पर उसने उस चाकू से 17 टाइम्स यानी कि 17 बार वार किए। और ऑब्वियसली इतनी छोटी बच्ची के लिए वो जो वार थे वो बहुत ज़्यादा घातक थे और यही उसके साथ हुआ। उसकी तुरंत ही वहाँ पर मौत हो गई। और जैसे ही उसने अपनी बहन का मर्डर किया, अपनी 4 इयर्स ओल्ड बहन का मर्डर किया, उसने तुरंत ही अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया। अब मैं ये समझ सकती हूँ कि वो 13 इयर्स ओल्ड था। इतने बड़े बच्चे शायद चीज़ों को अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं, लेकिन जब उसने अपने इस फ्रेंड को फ़ोन किया और उसको बताया कि मैंने अपनी बहन का मर्डर कर दिया है, ये फ़ोन कॉल पूरी 6 मिनट्स तक लंबी चली। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये काफ़ी लंबी एक फ़ोन कॉल थी। अपने इस फ्रेंड को उसने मर्डर के सारे डिटेल्स बताए और उसके बाद उसने खुद ही 911 पर फ़ोन किया। उसने इस फ़ोन में कहा कि मुझे कुछ हेलुसिनेशंस हो गए थे, यानी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी जो कि दिखनी नहीं चाहिए। शायद एक डेमन आ गया था, एक शैतान आ गया था, या फिर मुझे अपनी बहन ही एक डेमन जैसी नज़र आ रही थी, मैंने उसकी हत्या कर दी। इस तरह की बातें उसने इस फ़ोन कॉल में की हैं। इस फ़ोन कॉल को आप खुद सुन सकते हैं। Abilene 911, go ahead. I accidentally killed somebody. You think you killed somebody? No, I know I did. I woke up and I was hallucinating. You were hallucinating? Yes, and I thought my sister was a demon and I killed her. I want you to start CPR, okay? No, I know for a fact that she's dead because Well, do you want to go ahead and try? It might still help, okay? No, I don't think it'll help because... Come on, Paris, work with me. I want you to put your hands on her chest, okay? And I want you to push 30 times. I want you to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paris, you put it down. अब आपने शायद इस 911 कॉल पर सुना भी होगा कि जो डिस्पैचर थी उसने पेरिस से कहा कि तुम अपनी बहन को CPR दो। इसने पहले तो मना किया पेरिस ने कि मैं CPR देना नहीं जानता, लेकिन बाद में जब इस डिस्पैचर ने इंसिस्ट किया, उसने कहा कि नहीं, तुम CPR दो, तुम्हें 30 टाइम्स उसके चेस्ट को पुश करना है और मैं तुम्हारे साथ गिनती हूँ। तब पेरिस ने उसको CPR देना शुरू किया और उसने कहा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, उसके शरीर में अभी भी कोई हरकत नहीं हो रही है। आपने इस फ़ोन कॉल में उसको CPR परफॉर्म करते सुना भी होगा। तब तक पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी, वो क्राइम सीन पर पहुँच गए थे। वहाँ जाकर जब उन्होंने एला की बॉडी देखी तो तुरंत ही समझ गए कि इसको CPR नहीं दिया गया, जबकि आपने उस कॉल में CPR देने की आवाज़ सुनी होगी, जिसमें जो पेरिस है खुद CPR देने की एक्टिंग करता हुआ आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन बाद में क्लियर हो गया था कि पेरिस ने कभी भी CPR परफॉर्म किया ही नहीं, वो फ़ोन पर सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इस फ़ोन पर जो पेरिस था वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड था, रो रहा था। लेकिन बाद में जब चैरिटी ने, यानी कि उसकी माँ ने, इस फ़ोन कॉल को सुना तो उसने साफ साफ बता दिया कि ये फ़ोन कॉल पर जो पेरिस रो रहा है ये पूरी तरह से फेक है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि जब पेरिस रोता है तो किस तरह की साउंड निकालता है या वो किस तरह से बात करता है। ये जितनी भी उसकी क्राइम थी, ये जितना भी उसका डिस्ट्रेस वाला बिहेवियर था, ये सब कुछ फेक था। जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची, उन्होंने पेरिस को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अब इन्हें चैरिटी को भी इन्फॉर्म करना था कि वहाँ पर क्या हुआ। तो आप समझ ही सकते हैं कि पुलिस वालों के लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा। वो उस समय अपने काम पर थी, लेकिन पुलिस उसी बार पर गई। उन्होंने चैरिटी को अलग से बुलाया और उसे बताया कि जो एला है उसको चोट लगी है। अब जो चैरिटी वो बार बार एक ही क्वेश्चन कह रही थी कि एला को कहाँ चोट लगी है, वो कहाँ पर भर्ती है, मुझे लेकर जाओ उस हॉस्पिटल में। जब वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने लगी तब पुलिस ने फाइनली उसे बताया कि ट्रेजिकली आपकी जो बेटी है उसकी मौत हो चुकी है। आप समझ ही सकते हैं कि चैरिटी पर उस समय क्या बीती होगी। वो आराम से अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आई थी, साथ में एक नैनी को भी उसने प्रोवाइड किया था अपने बच्चों को, ताकि उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और अब अचानक से उसे रात को खबर मिल रही थी कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। अब पुलिस ने पेरिस से पूछताछ करनी शुरू की। उसने सेम स्टोरी सुनाई कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो सिस्टर है वो एक डेमन है, लेकिन अब उसने अपनी स्टोरी थोड़ी सी चेंज कर दी थी। उसने कहा कि मैं अपनी बहन के बगल में ही सो रहा था, जो कि एक नई इन्फॉर्मेशन थी। उसने कहा कि अचानक से मेरी नींद खुली और तब मैंने देखा कि जो एला है
वो पूरी तरह से आग की लिपटों में घिरी हुई है और उसकी शक्ल बिल्कुल एक डेमन जैसी हो चुकी है। वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी और तब अचानक से मैं प्रोवोक होकर एक नाइफ लेकर आया और मैंने उसकी हत्या कर दी। अब जो पुलिस थी उसको बिल्कुल भी पेरिस की बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें ऐसा बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था कि जो पेरिस है वो रोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ ही नहीं रहे थे। अब पुलिस को ये भी पता था कि उसने CPR देने की भी एक्टिंग की थी, तो उन्हें लग रहा था साफ साफ कि जो पेरिस है वो एक बहुत ही चालाक लड़का है। ये एक 13 ईयर्स ओल्ड जैसे लड़के की तरह लग ही नहीं रहा था। फिर इसके कुछ समय के बाद एला की ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा था कि ना सिर्फ एला को 17 टाइम्स चाकू मारा गया था, बल्कि उसकी गर्दन भी घोटी गई थी और साथ ही उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई भी की गई थी। ये बातें तो अपने आप में डिस्टर्बिंग थी ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बातें अभी आगे आना बाकी थी। अब उनको ये भी पता चला कि पेरिस का सीमेन एला के बेड पर पाया गया और साथ ही पेरिस ने जो शॉर्ट्स पहने हुए थे उसमें भी पेरिस का सीमन लगा हुआ था। साथ ही ये भी पता चला कि मर्डर के समय के दौरान जो पेरिस था वो एक हार्डकोर पॉर्न मूवी देख रहा था। वो स्नफ फिल्म्स की तलाश कर रहा था, यानी कि ऐसी मूवीज़ जो कि पोर्न तो होती ही हैं लेकिन उनको एक्सट्रीम पोर्न माना जाता है क्योंकि उनमें मर्डर भी इंक्लूड होता है। तो इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं, ये भी मुझे पहली बार पता चला जबकि मैं इस केस के बारे में पढ़ रही थी। तो ये सारी चीज़ें पेरिस को उस उम्र में पता थी, उसकी वो तलाश भी कर रहा था और उनको वो देख भी रहा था। तो इन मूवीज़ को देखने के बाद उसने एला का मर्डर किया। ये बात जब चैरिटी को पता चली, यानी कि पेरिस की माँ को पता चली, तो उसको बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा। वो बिल्कुल हॉरिफाइड रह गई। अब उसके सब्र का बांध भी धीरे धीरे पूरी तरह से टूट चुका था। अब चैरिटी ने कहा कि मैं पेरिस से बात करना चाहती हूँ। वो सीधे पेरिस के पास गई। इसने सीधे उसको कन्फ्रंट किया और उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया, मुझे पता है कि तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी हर एक स्टोरी झूठी है। और चैरिटी देख सकती थी कि जो उसके सन का बिहेवियर है वो अचानक से अब बदल गया है। उसने अभी तक जो मास्क पहना हुआ था सबके सामने वो धीरे धीरे स्लिप होने लगा है। वो एक बिल्कुल अब डिफरेंट पर्सन लग रहा था। वो चैरिटी की किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। अब चैरिटी ने उससे सीधे सीधे उस सीमेन के बारे में पूछा जो कि एला के बेड में मिला था। अब ये सुनकर पेरिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि इन लोगों को ये बात पता चल गई है, ये मुझसे उसके बारे में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। वो उस चेयर से उठा जिसमें वो बैठा था। उसके बाद जो टेबल रखी थी रूम में उसको उसने पूरी तरह से पलट दिया। जाने से पहले उसने दीवार पर एक मुक्का मारा और उसके बाद गुस्से में वो वहाँ से निकल गया। इसके बाद 6 मंथ्स बीत गए। उसके बाद उसका जो केस था वो जुवेनाइल कोर्ट में शुरू हुआ, यानी कि जो नाबालिगों के लिए कोर्ट होता है उसमें उसका मुकदमा शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन चाहता था कि पेरिस को उतने लंबे समय तक लॉक करके रखा जाए जितना पॉसिबल हो सके। वो नहीं चाहते थे कि पेरिस जैसा एक व्यक्ति इस समाज में बाहर वॉक करे। इधर जो प्रोसिक्यूशन था उसके पास पेरिस का कन्फेशन भी था। उन्हें पता था कि यही किलर है, उसने ये कबूल भी किया था और ये एक तरह से बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट केस था, इसमें कोई भी डाउट नहीं था। इस बात की भी कोई परवाह नहीं की गई कि पेरिस ने खुद गिल्टी प्लीड किया है। उसको एक 40 ईयर्स लंबा प्रिजन सेंटेंस सुनाया गया जो कि उसकी उम्र के हिसाब से उस समय का सबसे लंबा प्रिजन सेंटेंस था। अगर वो इस मर्डर के टाइम पर एडल्ट होता तो उसको श्योरली डेथ पेनल्टी मिलती, लेकिन अपनी एज के हिसाब से ये जो पेरिस था इसको कम सज़ा मिली। जो उसकी जेल के शुरू के कुछ साल थे उसमें उसने किसी से भी मिलने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी मना कर दिया कि मुझे विज़िट मत करो। अब आपने अपनी बहन का कत्ल किया है, अपनी माँ को इतना ज़्यादा धक्का पहुँचाया है, फिर भी आपकी माँ आपसे मिलने के लिए आ रही है तो आपको उसका थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन पेरिस ने साफ मना कर दिया। वो जेल के अंदर के लोगों से थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करता था, वो भी ज़्यादातर लेटर्स और ड्राइंग्स के माध्यम से। वो बातचीत बहुत ही कम करता था। इसके अलावा उसने जेल में भी कुछ वॉयलेंट इंसिडेंट्स किए। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जिसमें उसने एक दूसरे लड़के को बहुत ज़्यादा पंच किया, एक के बाद एक मुक्का मारा, और उस लड़के ने इसके साथ फाइट बैक भी नहीं किया, यानी वो इससे लड़ भी नहीं रहा था, फिर भी वो लगातार इस लड़के को पंच करता जा रहा था। ये जो पेरिस था ये बच्चों वाली जेल में रहा करता था, ऐसा नहीं था कि इसे एडल्ट्स के साथ रख दिया गया था। तो ये वहाँ पर रहने वाले अपने इनमेट्स के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया करता था। पेरिस के जेल में रहने के दौरान बहुत सारे साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस हुए और ये पता चला कि ये पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट था।
यानी कि अपने आप से ही, खुद से ही लोगों को बहुत ज़्यादा जिनको प्यार होता है उन्हें नार्सिसिस्ट कहा जाता है। तो इसके बारे में पता चला कि इसको अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था। अब धीरे धीरे पेरिस ने अपनी माँ को मिलने की परमिशन दे दी, यानी कि वो उससे मिलने के लिए अब तैयार था। चैरिटी इससे मिलने के लिए जेल में आया करती थी, लेकिन वो लगातार अपनी माँ को ताने मारा करता था। हालांकि वो इतना बड़ा कांड करके आया था, उसने एला का कत्ल कर दिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी भी सदमे में नहीं लगता था, उसे कोई भी अफसोस नहीं था। उसने चैरिटी को एक बार कन्फेस किया कि मैंने एला को क्यों मारा। अभी तक उसने रीज़न नहीं बताया था, उसने यही कहा था कि वो डेमन जैसी लग रही थी, ये सारी चीज़ें फालतू बातें बोली थी। लेकिन एक दिन उसने चैरिटी से कहा कि मैंने तुम्हें पनिश करने के लिए, यानी तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए एला का कत्ल किया, क्योंकि तुम वापस से ड्रग्स लेने लगी थी। इसने चैरिटी से कहा कि मुझे पता था कि तुम्हें सबसे ज़्यादा हर्ट कैसे किया जा सकता है। मैं तुमसे तुम्हारे दोनों बच्चे छीन लेना चाहता था। एक को तो मैंने कत्ल कर दिया और दूसरा अब जेल में बंद है, और ऐसा करके मैं तुम्हें दुख पहुंचाना चाहता था। जब चैरिटी को ये सारी चीज़ें पता चली तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कई बार ये कोशिश की कि वो पेरिस से अपने सारे संबंध ख़त्म कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। हो सकता है कि ये सुनकर आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन जिस सिचुएशन में चैरिटी थी वो बहुत अजीब थी। उसकी बेटी का किसी ने कत्ल किया था, लेकिन जिसने उसकी बेटी को मारा था वो उसका खुद का बेटा था। अब बेटी तो उसकी जा चुकी थी, शायद वो ये चाहती होगी कम से कम अपने बेटी की मैं केयर कर लूँ। हो सकता है कि वो समझ पा रही होगी जो पेरिस है उसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। इधर जो पेरिस था वो लगातार अपनी माँ को टॉर्चर कर रहा था। कई बार वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अपनी माँ को बताया करता था। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसने दबा रखी थी, और ऐसा लगता था कि जैसे किसी खरगोश के सामने गाजर की जाए, उसको दिखाई जाए लेकिन उसको दी ना जाए। तो इसी तरह से वो अपनी माँ के साथ खेल खेल रहा था। वो बहुत थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ बहुत बहुत लंबे समय के बाद अपनी माँ को दिया करता था। एक बार उसने ये भी कहा कि इस मर्डर के पीछे कोई भी सेक्सुअल मोटिव नहीं था, बल्कि मैं जानबूझकर ग्राफिक पोर्न देख रहा था उस कंप्यूटर में, ताकि बाद में जबकि मैं एला का कत्ल कर दूं, जब आप मेरी सर्च हिस्ट्री देखो तो आप ये सारी चीज़ें देखो और आपको लगे कि कोई ना कोई सेक्सुअल मोटिव था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बकवास लगी, क्योंकि कोई भी 13 साल का बच्चा इस तरह की प्लानिंग नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो। और ये सारी बातें उसने अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए ही की होंगी। इसके अलावा एक बार पेरिस ने यह भी माना कि इस मर्डर के पीछे सेक्सुअल मोटिव था। जिस रात एला का मर्डर हुआ उस दिन वो उसको सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा था, और बाद में एला ये बात किसी को ना बता दे, इसको कवर अप करने के लिए उसे एला का मर्डर करना पड़ा। वो अपनी माँ को टॉर्चर तो कर ही रहा था। एक बार जब चैरिटी उससे मिलने के लिए जेल में आई तो उसने चैरिटी पर अटैक भी कर दिया। उसने वो टेबल दोबारा से पलट दी, जिस तरह से वो एक बार पहले भी टेबल को पलट चुका था। उसके बाद उसने अपनी माँ को दीवार के साथ पिन कर दिया और उसका गला दबाने लगा। उस दिन चैरिटी को ऐसा लगा था कि शायद ये मेरा मर्डर कर देगा, लेकिन फाइनली पेरिस ने खुद ही डिसाइड किया कि मैं चैरिटी को छोड़ देता हूँ। उसने चैरिटी को एक तरफ धक्का मार दिया और वहाँ से जाने दिया। उस दिन चैरिटी को समझ में आ रहा था कि शायद ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आगे चलकर। जब ये जेल से छूटकर बाहर आएगा तो हो सकता है कि ये मेरा मर्डर कर दे। एक वेबसाइट होती है writerprisoner.com, जो कि मुझे पता नहीं था कि इस तरह की कोई वेबसाइट भी होती है, लेकिन इस तरह की एक वेबसाइट होती है जो कि कैदियों के लिए होती है। ये एक इस तरह की चीज़ होती है जिसमें बेसिकली जो प्रिजनर्स होते हैं वो अपने आप को एक तरह से एडवर्टाइज़ करते हैं। वो लोगों को प्रोवोक करते हैं कि वो जो लोग हैं वो उनको लेटर लिखें। इसके लिए उन्हें खुद को एडवर्टाइज़ करना होता है कि लोग उनको लेटर्स क्यों लिखें। वहाँ पर जाकर आप उसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, वो कितनी ज़्यादा एरोगेंट है। उसने ये दिखाया है कि मैं कितना ज़्यादा यूनिक हूँ, और साथ ही उसने अपनी बहुत ज़्यादा वहाँ पर तारीफ़ें लिखी हैं, और ये भी लिखा है कि अगर आप लोग मुझसे बातचीत करेंगे लेटर्स के थ्रू तो वो बहुत ज़्यादा एनरिचिंग होगी, और ये जो नॉलेज बढ़ेगी ये आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो जेल में रहकर भी, एक मर्डर करने के बाद भी, ये लोगों को दिखा रहा था कि अगर आप मुझसे बातचीत करते हैं तो उस बातचीत से आपको फ़ायदा होगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि वाकई में कितना बड़ा नार्सिसिस्ट था। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी और मैं इसकी ग्रैंड मदर कायला के बारे में आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मैं चाहती तो ये इन्फॉर्मेशन शुरू में ही इंक्लूड कर सकती थी, लेकिन उससे ये स्टोरी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती। मैंने आपको स्टोरी के शुरू में बताया था कि चैरिटी के फादर की मौत तब हो गई थी जबकि वो सिर्फ 6 ईयर ओल्ड थी। इसके फादर की डेथ एक मर्डर थी, और चैरिटी को पता था कि इसके फादर की हत्या किसने की है, क्योंकि वो इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। और आप भी अब तक समझ ही गए होंगे कि वो कौन थी। आपने बिल्कुल सही गैस किया है, उसकी माँ कायला ने ही
अपने हस्बैंड का कत्ल किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कायला ने अपने पति की हत्या की थी तब इसके ऊपर इस हत्या का चार्ज भी लगा था। ये बताया गया था कि इसने ये मर्डर खुद नहीं किया है बल्कि किसी को हायर किया था अपने पति की हत्या के लिए। इसको नॉट गिल्टी बाद में पाया गया, ज्यूरी के द्वारा इसको छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में एक कायला का आप इंटरव्यू देखेंगे तो पाएंगे कि एक तरह से ये उस मर्डर को यहाँ पर कहीं ना कहीं एडमिट करती हुई दिखाई दे रही है। Up until Charity was 12 years old, she was the most wonderful, loving child that anyone could wish for. We were inseparable. And then from 12 on, it's like an alcoholic. It's up and down. She was a good manipulator. But we all are. Paris is. Ella was. I would be lying to you if I said that I wasn't. We all manipulate each other. We're all spoiled rotten. My other daughter, Caitlin, I don't think she's quite as good. She didn't have as good a teacher because I don't do it so much anymore. I don't have a company to manipulate. I don't have drivers to manipulate. And I don't have a jury to manipulate. So. यहाँ पर ये साफ साफ कह रही है कि कोई भी ज्यूरी नहीं है मेरे पास मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि इसने ज्यूरी को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट पहले अपने समय पर किया था। चैरिटी का मानना था कि इसकी माँ ने अपने हस्बैंड को पैसे के लिए कत्ल किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पिता के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। इससे पहले जो चैरिटी के मदर और फादर थे वो एक बार सेपरेटेड हो चुके थे, यानी कि तलाक ले चुके थे। काफ़ी लंबे समय तक ये लोग अलग अलग रहे, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने दोबारा आपस में ही शादी करने का डिसीज़न लिया और शादी करने के केवल 57 आवर्स के बाद ही इसके पिता का कत्ल हो गया। और आप समझ ही सकते हैं कि ये मर्डर किसने किया होगा और क्यों किया होगा। तो ये इनकी फैमिली का पहला मर्डर नहीं था, इससे पहले भी इनकी फैमिली में मर्डर की हिस्ट्री रह चुकी थी। तो अब एला के मर्डर के 6 इयर्स के बाद जो चैरिटी थी वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उसका एक नया बॉयफ्रेंड बन चुका था। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने रखा फीनिक्स। और कहीं ना कहीं जो पेरिस है जो कि जेल में बंद है उसका भी एक तरह का रिश्ता बन चुका है अब फीनिक्स के साथ। वो लगातार फीनिक्स को जेल से लेटर्स लिखता है और ये लेटर्स फ़िलहाल फीनिक्स को दिए नहीं जाते हैं बल्कि एक बॉक्स में रख दिए जाते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब वो ये सारी चीज़ें समझने लगेगा, तब उसको वो सारे के सारे लेटर्स हैंड ओवर किए जाएंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि जो चैरिटी है ये अब पेरिस से पीछा क्यों नहीं छुड़ा रही है, उसको छोड़ क्यों नहीं रही है, जबकि अब उससे उसको जान का भी खतरा है। यहाँ तक कि वो फीनिक्स को भी उससे घुलने मिलने दे रही है, जबकि वो पहले एला का कत्ल कर चुका है। जब चैरिटी से इस बारे में पूछा गया तो चैरिटी बताती है कि मैं फीनिक्स को बताना चाहती हूँ कि अनकंडीशनल लव भी कोई चीज़ होती है और वो तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद भी है। तो इस तरह की चीज़ें वो फीनिक्स को समझाना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि उसका एक भाई भी है, तो चाहते हुए भी फ़िलहाल वो पेरिस से रिश्ता नहीं तोड़ पा रही है। इधर जो पेरिस है वो बताता है कि मैं फीनिक्स से काफ़ी प्यार करता हूँ और कभी ना कभी मैं उससे मिलूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद पेरिस किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। शायद उसकी पर्सनैलिटी में, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है जिससे वो प्यार करना तो चाहता है लेकिन शायद वो प्यार कर नहीं सकता। वो सिर्फ अपने आप से ही प्यार कर सकता है। अब जो चैरिटी है उसका सबसे बड़ा यही कंसर्न है कि पेरिस जब बाहर आएगा तो उसकी हत्या भी कर देगा और साथ ही शायद फीनिक्स की भी। और यहाँ तक कि पेरिस ओपनली कह चुका है कि जब मैं रिलीज़ होऊंगा तो सबसे पहले जाकर अपनी माँ की हत्या करूँगा। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि 2027 में पेरिस पैरोल के लिए एलिजिबल है। मुझे हालांकि पूरा यकीन है कि कोर्ट उसे पैरोल ग्रांट नहीं करेगा, उसकी पैरोल की एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी, लेकिन तब भी उसके बाहर आने के चांसेस तो हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है वो बाहर आ जाए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने चैरिटी को सलाह दी है कि जितना पैसा तुम पेरिस से जेल में जाकर मिलने के लिए खर्च कर रही हो उतने पैसे से तुम अपनी आइडेंटिटी वगैरह चेंज करो, अपने लिए कोई दूसरा घर किसी नए शहर में ख़रीदो, अपना नाम वगैरह चेंज करके अब तुम्हें वहाँ पर रहना चाहिए ताकि पेरिस कभी भी तुम तक ना पहुँच पाए। और साथ ही फीनिक्स से भी कभी भी पेरिस को तुम्हें नहीं मिलवाना चाहिए। इस बारे में चैरिटी का कहना है कि मैं ऐसा करने के बारे में सोचूंगी। वो कहती है कि हो सकता है कि पेरिस मेरी हत्या कर दे लेकिन वो कभी भी फीनिक्स की हत्या नहीं करेगा, ये बात मुझे पता है। और कभी भी अगर मुझे पेरिस और फीनिक्स में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं फीनिक्स को चुनूंगी और उस दिन मैं पेरिस से अपने सारे के सारे संबंध ख़त्म कर दूंगी।
एला के मर्डर के बाद से ही चैरिटी लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि जो लोग इस तरह की कंडीशन से जूझ रहे हैं उनकी मदद कैसे की जाए, उनके लिए वो मैसेजेस स्प्रेड करती है। वो एक पब्लिक स्पीकर बन चुकी है। वो अपनी स्टोरी लोगों को आकर सुनाती है, उन्हें मोटिवेट करती है। इसके अलावा उसने एक एला फाउंडेशन भी सेटअप किया है जिसमें जो भी पैसे आते हैं उससे वो लोगों की मदद करती है। इसके अलावा वो मर्डर विक्टिम्स, मर्डरर्स और जिन लोगों का मर्डर हुआ है उनकी फैमिली की काउंसलिंग भी करती है। एला का फेवरेट कलर पर्पल था। चैरिटी ने अपना पूरा का पूरा घर पर्पल पेंट करा लिया है, साथ ही जितना भी इंटीरियर है उसको भी पर्पल करा लिया है और ज़्यादातर चीज़ें यानी कि एसेसरीज़ जितनी भी अंदर घर में रखी हुई हैं, जितना भी सामान रखा हुआ है वो भी ज़्यादातर पर्पल है। पेरिस अपने बारे में कहता है कि अब मैं किसी के लिए भी खतरा नहीं हूँ, मैं अब अपनी माँ को, अपने भाई को कुछ भी नहीं करूँगा। पिछले कुछ सालों से वो यही कह रहा है, पब्लिकली आकर वो ये सारी चीज़ें कह रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। उसने कहा है कि अब उसका इलाज हो चुका है, अब उसको रिलीज़ कर देना चाहिए कम से कम पैरोल पे। लेकिन एक साइकोपैथ का ये क्लासिक ट्रेट होता है, वो लाइंग में यानी कि झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। वो एक बहुत बड़े मैनिपुलेटर होते हैं। जितने भी लोग उनके आसपास हैं वो सबको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स को भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पेरिस का IQ 141 है। वो एक जीनियस है और साथ ही एक मास्टर मैनिपुलेटर भी है, और यही चीज़ें उसको और ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने भी साइकोपैथ होते हैं उनको कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। और ये बात मैं आपको जोर देकर कह रही हूँ, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, बल्कि स्टडीज़ में ये बात साबित हो चुकी है कि दवाइयों से या काउंसलिंग से इनकी इस चीज़ को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये कभी भी ठीक नहीं होते। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि जब भी पेरिस की माँ उससे मिलने के लिए जेल में जाती है या कोई और व्यक्ति जाता है तो उन्हें पेरिस से सीधे मिलने की कोई परमिशन नहीं है। इसे ग्लास के दूसरी तरफ बिठाया जाता है। ऐसा ज़्यादातर कैदियों के साथ किया जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल सिक्योरिटीज़ भी अटैच की जाती है, यानी कि कुछ इस तरह के वायर वगैरह लगाए जाते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ताकि ये किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। अगर ये 2027 में बाहर आता है तो उस समय इसकी उम्र सिर्फ 33 ईयर्स होगी, और आप समझ ही सकते हैं कि उस समय ये कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अगर ये उस समय पैरोल पर बाहर नहीं भी आता है तब भी 2047 में इसकी रिलीज़ तय है। उस समय इसकी उम्र होगी 53 ईयर्स। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जिस समय ये बाहर आए उस समय तक इसकी स्थिति भले ही पूरी तरह से ठीक ना भी हो, तब भी काफ़ी हद तक ठीक हो और ये बाहर आकर किसी के लिए भी खतरा ना बने। अब ये कहानी तो यहीं तक। लास्ट में मैं अपने सब्सक्राइबर मिस्टर नईम खान जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी स्टोरीज़ को देखा, उन्हें पसंद किया। थैंक यू सो मच नईम खान जी। मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो ये स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज़। थैंक यू सो मच।